नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कोरोना के तीसरी वेव की। जी हां, लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी वेव भी आने वाली है, जिसकी तैयारी हमें पहले से करनी होगी। हालांकि हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि तीसरी वेव कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये तीसरी वेव, कोरोना की जो तीसरी वेव आने वाली है, वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, छोटे बच्चों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। लगातार डॉक्टर्स ये तथ्य रख रहे हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ का कहना है कि इसके लिए बच्चों का टीकाकरण बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को इसकी चपेट में आने से रोका जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव बच्चों पर अपना कहर बरपाएगी। कहा जा रहा है कि कोरोना की ये जो तीसरी वेव आने वाली है वो बच्चों को अपनी चपेट में लेगी, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से पहली लहर में देखा गया था कि बुजुर्ग संक्रमित हुए थे, ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग इसकी चपेट में आए थे। दूसरी लहर में युवाओं में कोरोना के संक्रमण ज्यादा दिखाई दिए थे। अब वही तीसरी वेव जो है वो बच्चों को अपनी चपेट में लेने वाली है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही वायरस वर्तमान में जटिलताएं पैदा ना कर रहा हो बच्चों के लिए, लेकिन भविष्य में बच्चों की संख्या जो है वो ज्यादा तेज हो सकती है। पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में भी मुंबई और पुणे जैसे शहरों में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। इसीलिए तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिसके लिए हमें तैयारियां पहले से करनी होगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए थे, दूसरी में युवा आबादी रही और अब विशेषज्ञ यह आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर आई तो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसी दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। जिन देशों में कोरोना की मार हुई है वहां पर भी ये चीजें देखने को मिली है, जहां पर ऐसी दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है, जहां तीसरी लहर में बच्चों के लिए ज्यादा खतरा साबित हो सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर, साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर करण, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि ये जो कहा जा रहा है, विशेषज्ञ लगातार ये बोल रहे हैं कि अब जो कोरोना की तीसरी वेव जो आने वाली है वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, मतलब छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेगी, क्योंकि हमने देखा भी है कि जहां पर पहली वेव जब आई थी कोरोना की तो उसमें बुजुर्ग ज्यादा संक्रमित हुए थे, दूसरी वेव में युवाओं को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था। तो तीसरी वेव बच्चों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है डॉक्टर? देखिए, सबसे पहली बार जब हमारे हिंदुस्तान में, भारत में मार्च के महीने में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन शुरू हुआ था, तो उस समय बहुत ही माइल्ड टाइप का इन्फेक्शन होता था, जिससे कोई भी मरीज को मृत्यु नहीं होती थी। तो ये मान के चला, सभी लोगों को ये विश्वास हुआ कि यह वायरस हानिकारक नहीं है। लेकिन उसी के बाद से धीरे धीरे नंबर बढ़ते गए और ग्रेजुअली वायरस के नेचर में बदलाव आने के कारण वो शक्तिशाली वायरस होकर के और मरीजों की संख्या को बढ़ाने लगा, जो कि दिसंबर 2020 से लेकर के आज दिनांक तक इसका जो महामारी का कहर है वो थम नहीं रहा है जी। और उस समय भी कुछ मृत्यु होती थी, लेकिन लगभग 1% या उससे कम लोगों को मृत्यु का सामना देखना पड़ता था। और अभी ये जो म्यूटेंट है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है, लिटरेचर में पाया गया है, मैं उसी तथ्यों के आधार पर आपको जानकारी दे सकता हूँ और अनुभव के आधार पर जो हम लोगों ने चिकित्सालय में कार्य किया है, मरीजों का सामना किया है, लोगों का इंटरेक्शन हुआ है, जांच की रिपोर्ट देखी गई है। तो ये जो इन्फेक्शन हो रहा है अब मिक्स टाइप का हो रहा है। इसमें बुजुर्ग तो आ रहे हैं, वो बुजुर्ग भी आ रहे हैं जिनको बीमारियां पहले से हैं, और दूसरे बुजुर्ग उस परिवार के पूरे आ रहे हैं। पहले पूरे परिवार के लोग बीमार नहीं होते थे जी। आज तो ये देखा जा रहा है कि 5-6 जो जितने भी पति पत्नी है, माँ बाप है, साथ में और बच्चे हैं, वो सब इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसका एक कारण सबसे पहले तो ये वैज्ञानिक है कि लोग मास्क का उपयोग कम कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन का उपयोग कम कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2,
अभी सभी लोगों को टीकाकरण नहीं होने के कारण भी इन्फेक्शन का रेट बढ़ा माना जा सकता है। नंबर 3, यदि गाइडलाइंस का उपयोग नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली 100% गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और भी क्वारंटाइन पीरियड जो है वो बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ लॉकडाउन पीरियड बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन पीरियड अगर बढ़ेगा तो कांटेक्ट कम होगा और कोरोना इन्फेक्शन की जो चेन है, जो जंजीर है, उसको हम आसानी से तोड़ देंगे और जंजीर टूटेगी तो इन्फेक्शन रुकेगा। फिर उसके बाद में साधारण जीवन हम जी सकते हैं। इसी बीच में यदि पूरे लोगों को वैक्सीनेशन भी हो जाएगा तो काफी इम्यूनिटी उसके शरीर में आ जाएगी। तो यह 100% सुनिश्चित है वैज्ञानिक तौर पे कि वैक्सीनेशन का जो फायदा है वो 90% से ज्यादा लोगों को होता है। नंबर 1। नंबर 2, हर्ड इम्यूनिटी भी आ रही है। नंबर 3, बचाव के साधन किए जा रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजेशन और हाथ पैर को साफ रखना इस प्रकार से और डिस्टेंसिंग बना के रखना, कम से कम मिलना जुलना। तो इसके कारण इन्फेक्शन रुकेगा। हमको किसी भी भारतवासियों को, अपने देश की जनता को, भाई बहनों को डरने नहीं देना है। हम इनको बता करके ये खौफ पैदा करना कतई नहीं चाहते, लेकिन हम ये जरूर बार बार बोलेंगे कि सावधानी और जो गाइडलाइंस है उसका नियम का पालन करना अति आवश्यक है। हम ये भी नहीं कहते अभी से कि तीसरी लहर आएगी। क्यों आएगी तीसरी लहर? हमारे हिंदुस्तान वासी सब लोग अगर साफ सफाई से रहेंगे, इससे बचाव करेंगे, वैक्सीनेशन पूरा आ जाएगा, लॉकडाउन होगा और उससे संख्या घटेगी तो इन्फेक्शन का रेट भी घटेगा और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग अपने लंग्स की एक्सरसाइज और प्राणायाम, व्यायाम और वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। अवेयरनेस आएगी, खाना पीने में दुरुस्ती होगी। मैं समझता हूँ इसको हम चेन को यहीं तोड़ देंगे और कोरोना से हम जीत जाएंगे। हम तीसरी लहर का बिल्कुल जब तक के कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता तब तक हम किसी प्रकार की ऐसी घोषणा नहीं करते। ये वैज्ञानिक करेंगे, ये शासन करेगा। हम जनता के बीच में किसी बिल्कुल डॉक्टर करण, हमारा भी बिल्कुल डॉक्टर करण, हमारा भी उद्देश्य जनता में भ्रम पैदा करना या किसी भी तरह का डराना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चेतावनी जरूरी है क्योंकि जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं उनके लिए सावधानी रखना बेहद जरूरी है जनता के लिए भी। डॉक्टर आर.एन. टंडन, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि बच्चों के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन रखने होंगे? अगर जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तीसरी वेव बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, तो क्या कुछ प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं पहले से ही कि ये बच्चों को अपने चपेट में ना ले? क्योंकि जिस तरह से बड़ों के लिए, युवाओं के लिए जिस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर्स, इम्यूनिटी विटामिन्स सब बताए जा रहे हैं डॉक्टरों द्वारा, बच्चों के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं डॉक्टर? शिफाली, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमको ये समझना है कि पैटर्न इस कोरोना वायरस का क्या है और ये सब चीजें क्यों हो रही और उसका किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। तो बचाव के लिए जैसे हम लोग 1 साल से बात कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, इलाज से बेहतर बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। बिल्कुल। और वो प्रिवेंशन सिर्फ एक तरह से है कि आपने मास्क यूज करना है, डबल मास्किंग यूज करनी है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और घर में भी रहिए, तो जिनको जरा से भी सिम्टम्स हैं उनको मास्क पहनना है और बाकी लोगों को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है मास्क पहनने से। इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात जहां तक हम करते हैं तो वो खाने पीने, विटामिन और उन सब से चलती है और किसी भी तरीके की उन चीजों से दूर रहें जिनसे आपको लंग्स की या समझिए कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। यानी कि एक्सपोजर टू डस्ट और एक्सपोजर टू बहुत एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट, ये अवॉइड करें खास करके, तो आपको इस तरीके की परेशानियां नहीं होगी। पर सबसे जरूरी बात हमें कोरोना वायरस के बिहेवियर को समझना है, बल्कि कोरोना वायरस से क्यों, हर एक वायरस के बिहेवियर को समझना है। अगर हम H1N1 वाले, जैसे कल हमने आपको कहा कि 100 साल पहले हुआ, वो 2.5 साल चला और वायरस हमेशा चेंज होता रहा और हर ग्रुप को, अलग अलग ग्रुप को, लोगों को परेशान करता रहा। उसका फर्क यही होता था कि जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी डेवलप होती जाती है वो बचता जाता है और जो लोग एक्सपोज नहीं हुए होते हैं उनको धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आती है। और जब आप वायरस से लड़ रहे होते हो तो वायरस अपने आप को
मजबूत करने की कोशिश करता है और इसीलिए म्यूटेशंस होते हैं। जी। अगर हम डार्विन्स की थ्योरी की बात करें तो डार्विन्स ने पहले बहुत जमाने पहले कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप पे कोई अटैक करता है तो आप अपने आप को मजबूत करते हो, आप लड़ने की तैयारी करते हो और फिर अपने सारे साजो सामान के साथ तैयार जाते हो उससे लड़ने के लिए, तो उसका जो अटैक है उसको रोक लेते हो। परंतु वो आदमी फिर से दोबारा मजबूत होकर आता है, 10 लोगों को लेके आता है और भयानक अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेके आता है और अटैक करता है, यानी कि वो आपसे लड़ता है और अपनी जीतना चाहता है। तो वायरस की भी यही प्रवृत्ति है कि वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। और अगर आप रोज देखो तो रोज एक म्यूटेंट वायरस की बात हो रही है। अभी तक बात हो रही थी कि यूके वायरस और साउथ अफ्रीकन वायरस और ब्राजीलियन वायरस, वो सब के साथ जो इंडिया में डबल म्यूटेंट आया उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और वो कहा जा रहा है कि ज्यादा यंग लोगों पे अटैक करता है। तो पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से था कि दूसरे साल में सेकेंड और थर्ड वेव आएगी और जब ये खत्म हो रहा होगा तीसरे साल में उस समय फोर्थ वेव आएगी। तो हमें उन्हीं सब चीजों से जो है कुछ ज्ञान हासिल करना है, उन्हीं सब चीजों को लेके आगे बढ़ना है। और जैसे विश्व में अभी आप बता रहे थे कि सब जगह देखा जा रहा है कि बच्चों में भी आने लगा है, तो हमें हर चीज को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी दिक्कत अभी हमारी ये है कि हमारी 30% पॉपुलेशन है जो 18 साल से कम उम्र की है और हमारे यहाँ वैक्सीन अभी सिर्फ 18 से 44 साल को लग रही है। विश्व में कहीं भी अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ है। यूएस में जरूर फाइजर ने 12 से 15 साल के बीच में वैक्सीन का ट्रायल किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में ये यूएस में फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी 12 से 15 साल के बच्चों में, क्योंकि जो ट्रायल हुआ है उसमें इसको सेफ माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि यही 2 डोजेस देनी पड़ेगी। तो हमारे पास अल्टीमेटली 2 ही चीजें रह जाएंगी, प्रिवेंशन और प्रिवेंशन के साथ साथ जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है प्लस वैक्सीन। तो हमें वैक्सीनेशन कम से कम 18 से 44 और उससे ऊपर के जिनके लिए खोली जा चुकी है उन सबके वैक्सीनेशन को बहुत हद तक बढ़ाना है। और वो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जिस तरीके से कोशिशें करेगी उसी के ऊपर सारा आधार होगा, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। सबको पता है कि उतनी वैक्सीन डेवलप नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है जितनी हमें जरूरत है। अब स्पुतनिक वी अलाउ हो गई है और माना जा रहा है कि ये वैक्सीन भी अच्छी होगी जिस तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। तो इसके आने से, क्योंकि जो रशिया से आ चुकी है, मार्केट में कब आती है, कब से लगना शुरू होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी जैसे कि mRNA वैक्सीन से फाइजर, मॉडर्ना और साथ में J&J की सिंगल डोज, इन सब के ऊपर भी गवर्नमेंट का विचार चल रहा है कि इनकी सेफ्टी को देखते हुए कब इन्हें मार्केट में पब्लिक के लिए लाया जाए। जिस दिन से सब वैक्सीनेशन का प्रोसेस जितनी तेजी से चलेगा और लोग सबसे पहले लोगों को सिर्फ वैक्सीन के प्रिवेंशन की चिंता नहीं करें, बाकी और चीजों का जो प्रिवेंशन है जिसपे हम लोग हर समय बात कर रहे हैं, तो यूज मास्क, घर से बाहर मत जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, किसी फंक्शंस वगैरह में मत जाइए। अगर जीवन सुरक्षित रखेंगे आप अपना, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, तो आने वाले साल 2 साल में आपको हर चीज की फिर से मौके मिलेंगे, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो कोई भी सोशल फंक्शन हो। आपको यारों दोस्तों से मिलने का शौक होता है, सबका होता है, ये सब मिलेगा अगर आप अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे। तो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रिवेंशन इज दी ओनली आंसर। और प्रिवेंशन के लिए हमारे पास 2 ही चीजें हैं, डबल मास्किंग, मास्क एट होम, और वैक्सीन जैसे ही आती है उसको लगाएं और पैनिक नहीं करें किसी भी चीज का कि थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी। हमने फर्स्ट वेव के आने के बाद जिस तरह से अपना व्यवहार बदला, यानी कि हम बिल्कुल फ्री हो गए कि कोरोना खत्म हो गया, और उसका नतीजा देखा कि आज फिर से 4,12,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने। 4,12,000 लोग एक दिन में जो है कोरोना से संक्रमित हो गए। तो हमें इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, और फिर वही रिक्वेस्ट हमारी सबकी होगी कि एक छोटा सा टोटल लॉकडाउन, छोटा सा मीन्स कि
कम से कम 3 से 4 हफ्ते का, तो कोरोना की चेन को हमें ब्रेक करने में मदद मिलेगी। सब लोग इसी बात पे बात कर रहे हैं कि ब्रेक द चेन, और ब्रेक द चेन के लिए यही है कि हम सबको फोर्सफुली घर में रखें। अगर लोग घर से बाहर आएंगे तो वो चेन टूटेगी नहीं। और उसके लिए कंप्लीट लॉकडाउन, ये स्टैगर्ड लॉकडाउन नहीं चाहिए कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया और सुबह 2 घंटे का लगा दिया या शाम को लगा दिया, नहीं चलेगा। इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो 2 घंटे का टाइम खोला जाता है उसमें पूरी की पूरी पब्लिक जो है सड़क पे आ जाती है, तो जो आप चाहते हो वो खत्म हो जाता है। तो टोटल डॉक्टर हम भी है और उसको बचाना है, देश को बचाना है, तो हमें प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन पे ध्यान रखना है, मास्क और वैक्सीनेशन, और अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें, अपने शहर को सुरक्षित रखें, अपने देश को सुरक्षित रखिए। यही एक काम है जो हर नागरिक का है आज की तारीख में। बिल्कुल डॉक्टर, इसीलिए हम भी लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कोरोना पे, लगातार हम आपसे भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी होंगी, क्योंकि सावधानी जरूरी है। डॉक्टर करण, आपसे मेरा सवाल होगा कि कहा जा रहा है कि बिना बच्चों के टीकाकरण हर्ड इम्यूनिटी संभव नहीं है। इस वक्त जिस हालात में देश है, तो बिना बच्चों के टीकाकरण के हर्ड इम्यूनिटी लाना संभव नहीं है। बच्चों का टीकाकरण अब बेहद जरूरी हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है, विशेषज्ञों का भी यही मानना है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी अब बच्चों के लिए भी टीकाकरण हो गया है? अच्छा डिस्कशन हो रहा है, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। रोकथाम बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, टीकाकरण बहुत जरूरी है। स्वयं को बचाना, परिवार को बचाना, देश को बचाना एक ही मुद्दा है। और अभी जैसा आपने प्रश्न किया है, अब बच्चों के लिए जो चिंता की बात आई है, तो बच्चों में भी जिस प्रकार से दूसरे टीकाकरण लगते हैं, वैक्सीनेशन लगते हैं, डीपीटी के हैं, पोलियो के हैं और टाइफाइड के हैं, इस प्रकार के, तो इस वायरस में अभी जो हल्का फुल्का था, तो उसी समय से तो हमारा टीकाकरण के प्रोग्राम में उसका मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में कंपनियों ने आकर के, देश के वैज्ञानिकों ने आकर के इसमें एक मुहिम चलाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4-5 महीने के अंदर ही हमारा टीका आ गया और लोगों को लगने लगा और बहुत सी तादाद में चालू हुआ है। जैसा कि पिछले अनेकों सालों में, मैं समझता हूँ 50-60 दशक में भी यह नहीं देखा गया कि किसी भी बीमारी का इतना फास्ट वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। डायग्नोसिस के बाद 1 साल के 6 महीने 7 महीने के अंदर ही हो गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और ये जो वायरस है, अभी इसका म्यूटेंट आने से जो शरीर में आकर के वो अपना दूसरा रूप दिखा रहा है, नुकसानदायक हो गया है, इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है, एस्केपिंग इम्यूनिटी उससे आगे निकल रहा है और इन्फेक्शन के चांसेस, ऑर्गन्स को डैमेज करने के चांसेस ब्रेन से लेकर के किडनी तक बढ़ गए हैं, जिसके कारण मौत होती है। तो इसमें अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक भारत सरकार या अन्य देशों के जो वैज्ञानिक हैं इस पर किसी प्रकार से रिसर्च कर और किस प्रकार के वायरस के लिए और किस प्रकार की उम्र के लिए कौन सा वैक्सीन आवश्यक होगा, वो लोग डिसाइड करेंगे। अभी हम इसमें किसी भी प्रकार से कोई अपना बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप हिम्मत से रहें और भूल जाएं किसी भी चीज को, अपने आप को सिर्फ बचाव करें। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपका भविष्य उज्जवल है यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, आपकी जान माल की सुरक्षा, ये शासन के ऊपर छोड़ दीजिए। वैज्ञानिक शीघ्र आपको इसके बचाव के लिए आप साधन जुटा रहे हैं जो आपको प्राप्त हो जाएंगे। जी डॉक्टर आर.एन. टंडन का जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं वैज्ञानिकों द्वारा लगातार, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि बच्चों में ये लहर काफी खतरनाक साबित हो सकती है, तो ऐसे में भविष्य की आशंका को देखते हुए, खतरे को भांपते हुए महाराष्ट्र में सरकार ने और बीएमसी ने साथ मिलकर बाल चिकित्सा कोविड देखभाल वार्ड खोलना अभी से शुरू कर दिया है। तो क्या कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि और राज्यों को भी कहीं ना कहीं इसकी तैयारी पूरी करके रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तीसरी वेव आए, लेकिन अगर आ जाती है, क्योंकि आशंका दूसरी वेव की भी नहीं थी, हम पहली वेव के बाद भी हम ये मान के बैठ गए थे कि कोरोना को हमने हरा दिया, लेकिन दूसरी वेव में जो हालात हमने देखे हैं उससे कहीं ना कहीं जरूरी है कि अब हम सावधानियां रखें। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में बीएमसी और सरकार ने मिलकर अभी से जो वार्ड खोलने, बच्चों के लिए कोविड वार्ड खोलने शुरू कर दिए हैं, क्या आपको लगता है बाकी और राज्यों में भी इसी चीज की कुछ पहल होनी चाहिए ताकि हम उस स्थिति को कंट्रोल कर सके? कि हमें सारी चीजों को समझ करके आगे बढ़ना,
जी अगर हमें विश्व के किसी भी देश में इस तरीके के परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों में ये इन्फेक्शन हो रहा है जी और बच्चों में इन्फेक्शन यहाँ भी अभी भी हो रहा है, परंतु उसकी मात्रा बहुत कम है। और क्योंकि जिस तरह से यंगस्टर्स को इस समय हो रहा है इन्फेक्शन, और पिछले लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एडल्ट्स को ज्यादा हुआ इन्फेक्शन, 40 से ऊपर और 70 साल 80 साल वालों को हुआ। तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स आई आपने उनको टैकल किया। उस समय प्रॉब्लम्स आई तो आपने वेंटिलेटर्स इकट्ठा करे और उनका इस्तेमाल किया और लोगों का इलाज किया और उन्हें बचाया। परंतु उसके बाद जो सेकेंड वेव जो अब हमारे यहाँ आई, उसका दिसंबर जनवरी में जो कुछ भी विश्व में हो रहा था, हमने शायद उसको नजरअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा ऑक्सीजन का डिमांड इतना बढ़ गया, नंबर केसेस इतने बढ़ गए कि हमारी अपनी जितनी ऑक्सीजन थी वो हम उसको इस्तेमाल करके भी जो है उसकी पूर्ति नहीं कर पाए और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती चली जा रही है और प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है या लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने इसको प्लान नहीं किया था। अगर हम प्लान करते, हम सोचते, अगर हमारी इसमें कहीं से भी आता तो हम शायद इसको प्लान कर लेते। और अगर हम इस समय बच्चों की बात कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जो वायरस का सिस्टम है, जो वायरस का पैटर्न है, जो उसकी आदतें हैं, वो बदलता जाएगा, वो आपसे लड़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा, डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वायरस ऐसा सर्वाइव होगा कि वो जब अभी भी इन्फेक्शन कर सके। तो यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन इस समय इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, उसके ऊपर उस वायरस का असर उतना नहीं होगा जो म्यूटेट होगा, क्योंकि हम लड़ रहे हैं इस समय। और तो वो वायरस जो आएगा उन लोगों पे ज्यादा असर कर जाएगा जिनकी कोई इम्यूनिटी नहीं है, जो अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं उस खास तरीके के इन्फेक्शन को। परंतु हमारी पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड है, जो थोड़ा बहुत इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, वो सड़कों पे होगी वो उस वायरस को अंदर लेके आएगी। जैसे आज भी हो रहा है कि वो वायरस, म्यूटेंट वायरस, लोग जो बाहर हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, वो म्यूटेंट वायरस ला रहे हैं और सबको घर में दे रहे हैं। उसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। तो वही चीज आने वाले समय में होगी। तो जो आपका एक तबका बच गया है बच्चों का, जिसको इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, जिसे इन्फेक्शन का एक्सपोजर नहीं हुआ है, जिसके लिए वैक्सीनेशन भी नहीं है, तो हमें मान के ये चलना पड़ेगा कि शायद अगली बार जो अटैक होगा वो बच्चों पे होगा। तो जो साइंटिस्ट अपना कैलकुलेशंस करके बता रहे हैं, हमें उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के लिए हर तरीके की जो सर्विसेज है वो सब जगह मुहैया नहीं है। आईसीयूज की अगर जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए तो उनका सेटअप भी सारा अलग किस्म का होगा, उनके मास्क भी छोटे हो जाते हैं। तो हमें हर चीज का ध्यान करना है कि उनका ऑक्सीजन का फ्लो भी कम होगा, उनका लंग्स भी छोटे हैं तो मास्क, उनका फेस भी छोटा है, तो हर चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई खराबी नहीं होगी कि हमारे सब लोग महाराष्ट्र में अगर जो हो रहा है उससे सीखें। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि आप सबको बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस तरह से ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कम होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की सप्लाई चारों तरफ करी है, उससे लर्न कीजिए। तो यही चीज भी लर्न करने की अगर वो बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सबको प्रिपेयर करना चाहिए। पर क्योंकि बच्चों में आप एक बात समझिए, अगर इन्फेक्शन होता है तो हर आदमी को बहुत दुख होगा, हर आदमी को बहुत परेशानी होगी। तो क्यों नहीं हम आज से तैयारी करें और सबसे पहले इस चीज की क्यों ना तैयारी करें कि हम अपने अंदर इन्फेक्शन ना आने दें तो बच्चों को इन्फेक्शन ना लाने दें। बिल्कुल। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्शन करना है, प्रिवेंशन करना है। और ये मान के चलिए कि जो भी हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और इम्यूनिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, ये आपको अगले 1 साल तक लेके चलना पड़ेगा पूर्णतः और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा अगर हमने इस वायरस से लड़ाई लड़नी है और इस पर विजय पानी। हमें अल्टीमेटली विजय मिलेगी, पर मिलेगी तभी जब हमारी 140 करोड़ जनता इसमें जुड़ जाएगी। जी, बहुत बड़ी बात डॉक्टर आर.एन. टंडन आपने इस वक्त कही है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें सबको साथ आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बात है कोरोना की तीसरी वेव की, जो
बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि बच्चे गंभीर अवस्था में नहीं जाते अगर उन्हें कुछ बीमारी होती भी है तो, लेकिन वो संक्रमण के वाहक जरूर बन सकते हैं। इसलिए हमें बेहद जरूरी है कि हम सावधानी बरतें और बच्चों के लिए भी प्रिकॉशंस रखें। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।